की दवाई करेंगे उसके ऊपर दूसरा साफ कपड़ा, दूसरी साफ पट्टी पूरा नहीं हटाना है उसको, नहीं तो ब्लड और तेजी से बहना शुरू हो जाएगा। अभी दूसरी साफ पट्टी रखी, आपने तीसरी रखी, अगर इससे भी ब्लड बहना शुरू ना हो रहा हो तो दूसरा तरीका होता है एलिवेशन का तरीका, उठाने का तरीका। क्या करेंगे हम, आप सभी ने गाँव में देखा होगा कि पंपिंग सेट से आप पानी बहना शुरू होता है, अगर पंपिंग सेट का पाइप उठा देंगे तो पानी का बहाव कम हो जाता है कि नहीं। तो हमारा पंपिंग सेट कहाँ पे है शरीर में, ब्लड को कौन पंप करता है, हार्ट। हमारा दिल जो है ब्लड को पंप करता है, तो जिस ऑर्गन में खून बह रहा है उस ऑर्गन को हार्ट के लेवल से ऊपर उठा दीजिए। ये है एलिवेशन का तरीका। जैसे देखिए हाथ को ऊपर उठा दिया, अभी क्या होगा, ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा उस जगह पे, तो ब्लड बहना तेजी से कम हो जाएगा। अभी तीसरा तरीका ब्लड को कंट्रोल करने का, अभी तीसरा तरीका ब्लड को कंट्रोल करने का प्रेशर पॉइंट है। अब हमारे हाथ में और हमारे पैरों में एक प्रेशर पॉइंट है, उस प्रेशर पॉइंट को अगर हम दबाते हैं, जो मुख्य नसें हैं उसको दबाते हैं, जैसे देखिए जहाँ पे इन्होंने दबाया है इस जगह पे प्रेशर पॉइंट है हाथ का, और पैरों में अगर लोअर एक्सट्रीमिटीज में कोई ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो दोनों पट्टों के साइड में प्रेशर पॉइंट होता है। उस प्रेशर पॉइंट को अगर आप दबा के रखेंगे तो ब्लड फ्लो होना कम हो जाएगा, ब्लड बहने की रफ्तार कम हो जाएगी। और जो चौथा और आखिरी तरीका है वो है टॉर्निकेट का तरीका। आप सभी को टॉर्निकेट पता है? ओके, टॉर्निकेट का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं रक्त बंध, रक्त को बांधने का तरीका। कैसे करेंगे, जहां पे हाथ कटा है उसके पीछे जहां से ब्लड आ रहा है उस डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, किसी कपड़े की ऐसी पट्टी बना के और वहां पे उसको एक नॉट लगाएंगे, उसको थोड़ा ढीला रखेंगे, उसके बीच में गैप रखेंगे, थोड़ा ढीला लगाएंगे, उसके ऊपर कोई मजबूत लकड़ी, कोई पेन, कोई सख्त चीज जो टूटे ना वो लगा के दूसरा एक टाइट बंधन लगा देंगे। हाथ उठा के दिखा दीजिए। अभी जब ये बंधन आपने बना लिया, अब इस पेन को या लकड़ी का टुकड़ा या जो भी आपने लगाया है इसको घुमाएंगे। जब आप इसको घुमाएंगे तो जैसे नल की टोटी बंद होती है वैसे टाइट कर देगा उसको, और उसको रस्सी से फिर उसी या कपड़े से जिससे आपने बांधा है उसे उसको बांध देंगे। रक्त बंध लगाने में हमेशा याद रखना है कि 4 से 5 मिनट के बाद उसको खोल के हल्का सा ढीला करना है। अगर आप ढीला नहीं करेंगे तो उसके आगे के ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो होना बंद हो जाएगा और वो ऑर्गन नीला पड़ के खराब होने की संभावना रहेगी। तो हर 4-5 मिनट के बाद हल्का सा ब्लड फ्लो को खोलना है। आप सभी को ये बात समझ में आई? क्या आपको ये जानकारी पसंद आई? ओके, अभी हम इससे आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका हम सीखते हैं। अगर ये इनको चोट लगी है, चोट लगने के बाद आपको इनको उठा के कहीं लेके जाना है, आप कैसे लेके जाते हैं नॉर्मली? एक विक्टिम पड़ा होता है जमीन पे, आप 2 हाथ 2 पैर से उठाते हैं और लेके चले जाते हैं। इस प्रक्रिया में अगर विक्टिम को सर्वाइकल में या रीढ़ की हड्डी में इनमें चोट लगी है तो फर्दर और ज़्यादा डैमेज कर जाते हैं, उसके जान जाने की संभावना बढ़ जाती है। और हमने क्या करना है, उसकी जान बचानी है। तो विक्टिम को हमेशा स्टेबलाइज करके और स्ट्रेचर के ऊपर ही ले जाना है। क्या स्ट्रेचर आपके घरों में है? नहीं है? है क्या? तो हम आपको एक देसी तरीका बताएंगे जिससे आप, खड़े हो जाइए आप, हम आपको एक देसी तरीका बताएंगे जिससे आप तेजी से कैसे स्ट्रेचर बना सकते हैं। आपने क्या करना है, आपको सभी के घरों में कंबल है, गेंडा है, गेंडा बोलते हैं ना, वो है, कोई भी इस तरह का लेना है। इसके बीच में बस एक पाइप रखना है, देखिए सेंटर में पाइप हो सकता है, लाठी हो सकता है, बम्बू का टुकड़ा हो सकता है, कोई एक मजबूत चीज ऐसे सेंटर में डाल देना है और उसके फिर आधा सेंटर पर से डाल के उसको घुमा देना है। बस उसको थोड़ा सा ओवरलैप करके और जमीन पे लिटा देना है। क्या हमने इसमें कोई टांके लगाए? नीचे रखिए। कभी भी इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर बनाने के बाद उसको चेक जरूर करना है, विक्टिम को नहीं लिटाना है, किसी दूसरे को लिटा के चेक करना है। थोड़ा ओवरलैप करिए, उधर से ओवरलैप करिए, ओवरलैप और थोड़ा छोटा और थोड़ा ओवरलैप करिए।
अभी विक्टिम के अलावा किसी और को, क्योंकि विक्टिम को आप बिठाएंगे, वो गिर गया तो पहले से डैमेज और डैमेज हो जाएगा। किसी दूसरे व्यक्ति को इस प्रकार से उल्टा लेटा के हाथ नीचे ऐसे हाथ नीचे रखना है, ताकि अगर वो गिर जाए, स्ट्रेचर टूट भी जाए तो अपने आप को बचा सके। क्या इस स्ट्रेचर से आप क्या ये तरीके आपको पता थे? नहीं सर। क्या ये इजी तरीके हैं? आप आसानी से घरों में बना सकते हैं। किसी भी मजबूत बेडशीट, कोई मजबूत डंडा, हमेशा याद रखना है फिसलने वाला कपड़ा इसमें इस्तेमाल नहीं करना। बाकी आप आसानी से इस तरीके से स्ट्रेचर बना सकते हैं। स्ट्रेचर बनाने के और भी आसान तरीके हो सकते हैं। ये तो घरों में है। अगर रोड के ऊपर कहीं कोई व्यक्ति मिल गया आपको, तो क्या करेंगे? घर से स्ट्रेचर लाने जाएंगे? तो वहाँ कैसे स्ट्रेचर बनाएंगे? ओके, मास्टर ट्रेनर तीनों आ जाइए। मास्टर ट्रेनर तीनों आइए। अभी आपको हम एक सिंपल तरीका बताते हैं स्ट्रेचर बनाने का। चश्मा बाहर निकाल के रख दीजिए। आपको रास्ते में 2 डंडे लेने हैं, 2 बम्बू, लोहे की रॉड, कोई भी ऐसी चीज। झुकिए, पाइप पकड़ाइए। हाँ, पाइप पकड़ाइए। एक आदमी को पकड़ाइए। और झुकिए, और झुकिए। अरे ऐसे कर दीजिए ना, दिखाई नहीं देगा। हाँ, चलिए, हाथ सीधा करिए। अभी आपके सामने बस एक किसी बंदे को पकड़ के ऐसे पाइप पकड़ा देना है। चलिए, खींचिए टी शर्ट। अरे कोई बात नहीं, लड़का है। हाँ, सीधा करो। देखिए, तेजी से स्ट्रेचर बनाने का तरीका है। 3 लोग खड़े हुए, पाइप को पकड़ा, पीछे से दूसरा आएगा, दूसरे का टी शर्ट खींचिए, तीसरे का टी शर्ट खींचिए। कितने सेकंड में स्ट्रेचर तैयार हो जाएगा? 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। आपदा में समय हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा ये, इनको तो ये तरीके पहले से पता नहीं है, तो सीधा नहीं पकड़ रहे। अगर आपको ये तरीके आपने देख लिया, अगली बार से आप सीधा पकड़ेंगे। 5 सेकंड के अंदर आप स्ट्रेचर ऐसा तैयार कर सकते हैं। अगेन, किसी भी ऐसे स्ट्रेचर को विक्टिम को लिटाने से पहले किसी स्वस्थ आदमी से चेक कराना है। लेटो। अभी आपके सामने ये स्ट्रेचर तैयार है। आप विक्टिम को कहीं भी 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर भी लेके जा सकते हैं। क्या आपको ये तरीका पसंद आया? आपके दिमाग में ये ऐसी चीजें हैं जो बस आपके दिमाग में डाली जा रही है, ताकि संसाधन को आप इम्प्रोवाइज कर सकें। इस तरीके से जो आपके शर्ट हैं, शर्ट का इस्तेमाल करके भी आप बना सकते हैं। अब अभी इसको आप बोरी का इस्तेमाल करके भी इस तरीके से बना सकते हैं। स्ट्रेचर कहीं भी आपको दिखा दिया गया है, ताकि आपको हमेशा याद रहे। अभी हम अगले इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर आते हैं। आप के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। सामने मरा हुआ है कोई, क्या जिंदा है? आइए, आगे आइए। आपको मैं एक विक्टिम देता हूँ। मास्टर ट्रेनर, एक आइए, एक लेटिए फटाफट। आपको एक बेसिक तरीके हम बताते हैं, जिससे आप ये पता कर सके कि सामने वालों को समस्या क्या हुई है। आपके सामने अचानक से एक विक्टिम गिर गया है, जिंदा है कि मरा हुआ है, बताइए। जाएंगे पहले ऐसे करके, ऐसे बैठेंगे, यहाँ से देखेंगे, अगर गर्म टाइप का हवा निकल रहा है समझेंगे कि ये जीवित है। ओके। उसके बाद देखेंगे इसका ये जो पेट जो है, अगर सांस लेने से ऊपर नीचे हो रहा है तो समझेंगे कि ये जीवित है अभी। अगर ये दोनों चीज़ नहीं दिख रहा है तो उसके बाद से ये हाथ जो होता है, इसमें ये पल्स से इसको देखेंगे इस तरह से, यहाँ पे ये। चलिए, ओके, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, जो उन्होंने बताया आम सभी लोगों को यही जानकारी होती है। मैं आपको असरटेन करने का एक ज़्यादा सटीक तरीका बताता हूँ। फिर मैं आपको वापस ले जाऊंगा पंपिंग सेट के ऊपर।
अगर आपके गांव में पंपिंग सेट खराब हो गया है तो क्या 200 मीटर आगे पानी से पाइप निकलेगा क्या? पाइप से पानी निकलेगा क्या? तो इसका मतलब पंपिंग सेट बंद है कि चल रहा है? तो कभी भी दूर वाली नस से नहीं देखना है। ये नस डॉक्टर साहब के लिए है। अगर कोई जीवित है या मरा हुआ है उसके लिए लेटे रहिए। हार्ट के सबसे नजदीक वाली नस से चेक करना है। हार्ट के सबसे नजदीक वाली जो नस होती है वो यहाँ पे होती है, आपके ट्रैकिया के बगल में कैरोटिड पल्स। आप सभी लोग 2 उंगली लगा के चेक करिए, अपनी अपनी सेंस कर सकते हैं आप सभी। इस साइड चेक करिए। ये जो पल्स आ रही है, ये जो पल्स आ रही है ये आपकी कैरोटिड पल्स है। ये अगर नहीं है मतलब आपका हार्ट काम नहीं कर रहा है। एक तो हो गया हार्ट को चेक करने का तरीका। दूसरा जीवन का लक्षण है श्वसन। तो श्वसन चेक करने के तरीके होते हैं LLF, लुक लिसन फील। जैसा उन्होंने बताया उससे थोड़ा सा एडवांस करने की जरूरत है। राजेंद्र टेबल हटा दीजिए ना, आगे कर दीजिए टेबल इधर से। किसी भी विक्टिम को सांस को अगर चेक करना है तो अपने कान को और गाल के निचले हिस्से को उससे नाक पे पास लगाना है और उसके पेट के ऊपर एक हाथ रख के और इधर से देखना है। आप लुक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उसका पेट ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं। आप कान से सुन रहे हैं कि सांस की आवाज़ आ रही है कि नहीं, और अपनी गालों पर उसकी सांस की गर्मी को आप फील कर रहे हैं। तो ये 3 तरीके हैं लुक लिसन फील, जिससे आप पक्का पता कर सकते हैं कि सांस चल रही है कि नहीं। अब ये दोनों चीजें नहीं है तो क्या मरा हुआ डिक्लेयर करते हैं? ये जीवन के तो यही 2 ही लक्षण है ना, ब्लड हार्ट पंप होना और श्वसन। अभी अगर ये 2 चीज नहीं है तो हम मरा हुआ मान लेते हैं सभी को। ऐसा नहीं है, वो क्लिनिकल डेथ की कंडीशन है। आपके पास उसके बाद 4 से 6 मिनट और हैं। उसके हार्ट ने काम करना बंद किया, लंग्स ने काम करना बंद किया, दिमाग ने काम करना बंद नहीं किया है। अगर गोल्डन टाइम 4 से 6 मिनट के अंदर आप उनको CPR दे देते हैं तो चांसेस है कि विक्टिम सरवाइव कर जाएगा। आप सभी क्लियर है? CPR का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, मतलब हार्ट को और लंग्स को पुनर्जीवित करना। अभी हम कैसे करेंगे इसको? CPR के लिए हमको ये जानना जरूरी है। CPR मोटा मोटा समझिए क्या कार्रवाई है? हार्ट को दबाना, मैनुअली हाथ से दबाना। कैसे दबाएंगे उसके लिए हमको ये जानना चाहिए कि कहाँ पे दबाएंगे। टेबल पे कर लीजिए इसको, सिंबॉलिक दबाइएगा, सेंटर में लीजिए टेबल। चश्मा हटा लीजिए। ओके, आपके सामने एक मैनिक्यून रखा है, इसको हम विक्टिम कंसीडर करते हैं। CPR देने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि CPR किस जगह पे देना है हमको। तो उसके लिए आप पसलियों को अपने पसलियों को दोनों तरफ से टटोलते हुए ऊपर की तरफ आइए। सेंटर में एक जगह मिलेगी आपको और एक लचीली हड्डी मिलेगी। आप दबा के देखिए, जिसको आप प्रेस कर सकते हैं। इसका नाम है जायफाइड प्रोसेस। इस जायफाइड प्रोसेस पे आपने अपनी मास्टर हैंड की, जो आपका मास्टर हैंड है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, उसकी एक उंगली रखनी है। आपने रख दी। इसके ठीक ऊपर दूसरे हाथ की, सेकेंड हैंड जो है, दूसरे हाथ की 2 उंगली इस तरीके से रखनी है, डिस्टेंस दिखाने के लिए। जायफाइड प्रोसेस से 2 अंगुल ऊपर, और उसके बाद फिर से आपने उसके ऊपर अपना मास्टर हैंड रख देना है इस तरीके से। मास्टर हैंड रखने के बाद दूसरे हाथ से उसको ग्रिप कर लेना है। CPR देने की ये विधि टेबल पे कभी भी नहीं होगी। आपने यकीन करना है CPR देने से पहले उसके नीचे गद्दे वाली जगह ना हो जिसको दबाएंगे तो अभी ये टेबल ही दबेगा, छाती नहीं दबेगी। पर्पस क्या है? छाती को दबाना। तो छाती को दबाने के लिए हमने 5 से 6 सेंटीमीटर दबाना है। तो इसको हम सख्त सरफेस पे करेंगे। यहाँ आप सभी को दिखाई दे इसलिए टेबल पे किया जा रहा है। तो जमीन पे लिटा के, और एक बार हटाइए टेबल, जमीन पे ही दिखा दीजिए, नहीं तो दिखा हुआ हमेशा गलत याद रहेगा। इस तरीके से जमीन पे लिटा के पोजीशन इस प्रकार होगी कि आपके शरीर का पूरा भार विक्टिम की छाती पे होगा। आपकी केहनियां थोड़ी सी भी मुड़ी हुई नहीं होंगी, नहीं तो दबाव पूरा नहीं हो पाएगा। और इतना कंप्रेस करना है कि वो 2 इंच कम से कम 4 से 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तक वो कंप्रेस हो। कितनी बार कंप्रेस करना है? 30 बार। कितनी बार? 30 बार। देखिए
1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10 and 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। आपने 29 बार कंप्रेशन देके एक बोलना है, क्योंकि इसके 5 साइकिल आपको देने हैं। 5 बार 30-30 करके देना है। हर बार 30 कंप्रेशन देने के बाद किसी साफ कपड़े से विक्टिम को मुंह पे रख के और उसको 2 बार फूंक से सांस देनी है। सांस देते समय उसके नाक को पिंच कर देना है ताकि सांस उसके लंग्स तक पहुंचाएं आप। अगर नाक खुला रहेगा तो सांस यहाँ से बाहर निकल आएगी। तो 30 बार आपने कंप्रेशन दिया, 2 बार आपने वेंटिलेशन दिया, फिर से 30 बार कंप्रेशन देंगे, फिर से 2 बार वेंटिलेशन देंगे। ऐसे करके 5 साइकिल आप पूरे करेंगे। चांसेस हैं कि ये ब्लड जो आपने दबाया फ्लो होकर ब्रेन तक पहुंचेगा और ब्रेन सेल्स डेड होने से बच जाएंगे। ये आपने याद रखना है कि विक्टिम के कोलैप्स होने के, क्लिनिकल डेथ के 4 से 6 मिनट के अंदर ये कार्रवाई आपको शुरू कर देनी है। अगर आपने टाइम से शुरू नहीं किया और ब्रेन सेल्स डेड होने शुरू हो गए तो आप दोबारा रिवाइव नहीं कर पाएंगे। बायोलॉजिकल डेथ की कंडीशन में पेशेंट पहुंच जाएगा। आप सभी को ये जानकारी पसंद आई, समझ में आया आपको? प्रेशर 5 से 6 सेंटीमीटर तक एक वयस्क आदमी को आपने दबाना है। आप ये बताइए, क्लिनिकल डेथ मतलब आपने मरा हुआ किसी को मान लिया है, उसके बाद उसके हड्डी टूटने का कोई चांस है क्या? आपकी तरफ से तो आदमी, जब आपने हमेशा याद रखना है कि सीपीआर किसी भी जिंदा आदमी को नहीं देना। कई दिवसीय शिविर ये चल रहा है, ट्रेनिंग चल रहा है। आपको ये नहीं करना एक दिवसीय, क्या दिवसीय? सीपीआर नहीं देना है, पुनर्जीवित कर रहे हैं, मरे हुए एक दिन के लिए है नवादा में। तो आपने असर्टेन कर लिया कि सांस नहीं, पल्स नहीं, असर्टेन कर लिया किसी भी हाल में जिंदा आदमी के ऊपर सीपीआर नहीं देना है। आप में से कोई कंप्रेस करके देखना चाहते हैं? आप में से कोई सीपीआर देना चाहते हैं? मास्टर ट्रेनर, ये 5 से 6 सेंटीमीटर दबाना आसान नहीं होता। 30 बार करने में आपकी सांस फूल जाएगी। दीजिए बाबू आप। गुड। हाँ, मास्टर हैंड की एक उंगली कहाँ पे रखेंगे? नहीं, यहाँ नीचे। बहुत बढ़िया। 2 उंगली इसके ऊपर रखिए, बहुत बढ़िया। और उसके बाद मास्टर हैंड फिर से रखिए, मास्टर हैंड। हाँ, ये जायफाइड प्रोसेस जो ये लचीली हड्डी है, इससे 2 अंगुल ऊपर अपना मास्टर हैंड रखना है। वो तरीका हम बताते हैं इसलिए ताकि सटीक जगह अगर आप नहीं देंगे तो काम नहीं करेगा। आप फिल्मों में देखते हैं ना कि हार्ट बाएं में होता है, गोली लगी धाएं यहाँ पे खत्म। बाएं में हार्ट नहीं होता, हार्ट बाएं में झुका होता है, सेंटर में ही होता है। तो दबाव आपने सेंटर में ही देना है, बाएं तरफ नहीं देना है। अभी ये जो कंप्रेशन दे रहे हैं इससे काम नहीं चलेगा, और थोड़ा दबाना है ताकत से। अभी 30 बार देते देते सांस फूल जाएगी। 5 साइकिल देना आसान नहीं होता। और आपको जब भी सीपीआर देते हुए आप हॉस्पिटल तक लेके जाइए, डॉक्टर साहब वहां देखेंगे तो बचने की संभावना रहेगी। चलिए, आप लोग और कुछ जानना चाहते हैं इसके बारे में? लाइटनिंग के केसेस बहुत हैं आपके इलाके में, थंडरिंग के। वज्रपात होता है यहाँ? वज्रपात अगर होता हो तो क्या करेंगे? आप बाहर निकले बारिश के मौसम में, वज्रपात हो रहा है, आप कहाँ छुपेंगे? पेड़ के नीचे? पेड़ के नीचे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? पक्का मकान के अंदर। और अगर आप खुले खेत में हैं तो कान को ढक लेना है। ओके, अभी ध्यान रखना है, इससे पहले अगर आप बंच में जा रहे हैं, ग्रुप में जा रहे हैं, तो ग्रुप में सब अलग अलग हो जाना है और दोनों कान को दबा के जितना छोटा पोस्चर बना सकते हैं, झुके मुके बैठना जो बोलते हैं, बना के बैठना है। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे आपको पता लग जाए कि बिजली आपके ऊपर ही गिरने वाली है? अगर आपको पता लग जाए, क्या पक्का पता लग सकता है क्या? नहीं? साले की शादी में जाना भूल जाएंगे तो बिजली आपके ऊपर नहीं गिरेगी क्या? चलिए, एक मजाक था, बुरा मत मानिएगा। आपको पता लग सकता है कि बिजली आपके ऊपर ही गिरने वाली है। कैसे? अगर आपके बाल ऊपर की तरफ खड़े होने शुरू हो जाए, अगर आपके रोएं खड़े होने शुरू हो जाए, तो समझिए कि बिजली आपके ऊपर ही गिरने वाली है। समझ में आया? वेरी गुड। ऐसे कंडीशन में तुरंत ये जो पोस्चर बताया गया है अडॉप्ट करना है। दोनों एरी को चिपकाना है, कानों को दबाना है और जितना जमीन से सटा हुआ पोस्चर बना सकते हैं बना लेना है। आ जाओ।
ये जितना आप नीचे दबा सकते हैं, अपने पैरों को घुटने के अंदर दे सकते हैं, जितना फ्लेक्सिबिलिटी है उतना नीचे से नीचे जाना है आपने। सर्पदंश के केसेस होते हैं क्या यहाँ, सांप काटने के? अगर आपको सांप ने काट लिया, आप क्या करेंगे? बांध देगा वहाँ पर। क्या करेंगे? बांध देगा। पहला काम क्या करेंगे? नहीं, झूठ मत बोलिए। पहला काम क्या करेंगे आप? सांप ने काटा, पहला काम आप चिल्लाएंगे। चिल्लाते हैं कि नहीं? पूरा मोहल्ला गुजा देंगे आप। और जैसे ही आप चिल्लाना शुरू करेंगे तो क्या होगा? आपका हार्ट बीट बढ़ेगा, बढ़ेगा ना? और जैसे ही हार्ट बीट बढ़ेगा तो जो जहर गया है खून में पूरे शरीर में तेजी से फैलेगा कि नहीं? तो सबसे पहले किसी भी आपदा में याद रखना है, धैर्य रखना है, कलेजा मजबूत करना है कि अब जो होना था हो गया, अभी हमको रिलैक्स होना है। अगर आप ठंडे दिमाग से रहिएगा तो चाहे बाढ़ हो, चाहे बिजली गिर जाए, चाहे बिल्डिंग गिर जाए, अगर आप रिलैक्स्ड हैं तो बचने के चांसेस हमेशा ज़्यादा है। तो धैर्य रखना है पहला काम। दूसरा काम याद रखना है कि भारत में जितने सांपों की प्रजाति है, इसमें से 5-6 सांप की प्रजातियां ही जहरीली है। बाकी 95 सांप जो मिलेंगे 100 में से वो आपको वो मिलेंगे जो जहरीले नहीं हैं। तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम पता कर सके कि हमको जहरीले सांप ने काटा या बिना जहरीले ने? तरीका है कोई? तरीके हैं। अगर 2 डॉट आसपास में दिख रहे हैं तो वो जहरीले सांप का निशान है, और अगर खरोंच का निशान दिख रहा है तो वो नॉन पॉइजनस नहीं बोलते हैं। सांप के जहर को वेनम बोलते हैं, पॉइजन नहीं बोलते, क्योंकि सांप का जहर अगर आप खा जाइएगा तो आपको कुछ नहीं होगा। अगर पी जाइएगा उसको तो कुछ नहीं होगा। अगर वो खून से मिल जाएगा तो वो जहर है, उसको वेनम बोलते हैं, पॉइजन नहीं बोलते हैं। लेकिन पेट में छाले हैं, पी के मत दिखिएगा, पेट में छाले हैं तो भी फिर खून से मिल गया तो वो जहर है। तो अगर सांप जहरीले सांप ने नहीं काटा है तो खरोंच के निशान आपको मिलेंगे पूरे। लेकिन कभी भी ये नहीं मानना है कि हमको खरोंच का निशान दिख रहा है तो जहरीला नहीं होगा। हर सांप स्नेक बाइट के केस में डॉक्टर के पास जरूर ले जाना है। याद रखना है कि जिस जगह पे सांप ने काटा है उस अंग को कम से कम आप हरकत कराएं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं। यहाँ सांप ने काटा है, हाथ को स्टेबल कर दीजिए, उसको आराम से तसल्ली से लेके जाइए। खाने पीने के लिए कुछ मत दीजिए, सोने मत दीजिए। बांधने का तरीका पुराना था, अब वो बांधने का तरीका मना करते हैं डॉक्टर्स। इसलिए मना करते हैं कि लोग इतनी जोर से टॉर्निकेट जो तरीका बताया था इतनी जोर से बांध देते हैं कि उसके पता लगा हॉस्पिटल पहुंचने के बाद कि जहरीला सांप नहीं था और आगे का जो हाथ था वो खून नहीं सप्लाई होने के कारण ख़त्म हो गया, काटना पड़ा उसको। तो जो टॉर्निकेट है गलत तरीके से नहीं करें लोग, इसीलिए मना करते हैं उसको। समझ में आपको? और कोई आपदा में जानकारी चाहते हैं आप लोग? घर वाली आपदा से बचाव का कोई तरीका मेरे पास नहीं है। उस आपदा से हम नहीं पीड़ित हैं। बाकी और कोई आपदा से जानकारी चाहते हैं तो बता सकते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। अभी फायर की टीम है, वो थोड़ा आपको एक डेमो दिखाना चाहते हैं, तो एक बार वो देखिए। परम आदरणीय उपस्थित पदाधिकारी